हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। आज की जो हमारी क्लास है वो आपके आरएस 2024 के पेपर फोर्थ की क्लासेज है। और इसमें हमारी जो यूनिट फर्स्ट है यानी हिंदी की क्लासेज है वो हो रही थी। आपके आज की जो क्लास है इसमें आपके पार्ट ए यानी व्याकरण में आपके जो मैंने आपको क्वेश्चन कल नहीं कल से अगला जो टेस्ट मैंने करवाया था जिसमें मैंने व्याकरण के पहले 17 क्वेश्चन आपको करवाए थे। उससे आगे के जो क्वेश्चन है वो आज मैं इसमें कवर करवाऊंगी। इसके साथ साथ ही आपका पार्ट बी का जो आपको आंसर राइटिंग के लिए कल का जो क्वेश्चन दिया गया था वो हम करेंगे। आज का जो आपका टेस्ट रहने वाला है वो एज इट इज जैसे आपके एग्जाम में आता है सेम हम वैसे ही करेंगे। बस जितना हमें पूछा गया उतना ही लिखेंगे। वैसे ही मैंने आपको आज क्वेश्चन बना के दिए हैं। तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और अब आपके पास काफी कम टाइम रहा है तो आपको जितना ज्यादा आपसे रिवीजन हो सके आपको उतना करना है। एक ये बात है कि कल एक स्टूडेंट ने मैसेज करके पूछा था कि जैसे हम संक्षिप्तीकरण करते हैं तो हमें जैसे लाइनें दी हुई होती है तो उनका ये क्वेश्चन था कि मैडम क्या इनको हम अंडरलाइन मतलब पेपर में इनको अंडरलाइन कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हो। लेकिन ध्यान ये रखना है कि हमें ये नहीं कि ये लाइन है तो इसके भी नीचे लाइन कर दी, सारों के सारे ऐसे अंडरलाइन नहीं करना। हमें अंडरलाइन क्या करना होता है, मैंने आपको बताया था कि जब आप संक्षिप्तीकरण करते हो तो आप 2 से 3 तो आप उसके टाइटल बनाओ। उनमें से आप चूज करके एक अच्छा सा टाइटल है वो बना देना। दूसरी बात मैंने ये बोली थी कि टाइटल वही होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा है वो 3 ही शब्दों का बनाना। कहीं कोई ज्यादा ही बड़ा लगे तो आप 4 शब्द यूज कर सकते हो। बाकी आपको कोशिश ये करनी है कि आपको 3 ही शब्दों का टाइटल बनाना है। जब आप उसको पढ़ रहे हो तो जैसे टाइटल होता है उसमें जैसे मान लीजिए कोई शब्द होता है वो एक ही शब्द है वो बार बार आता है। तो हमें उन शब्दों को जो बार बार आए या फिर जो इंपॉर्टेंट लगे उनको ऐसे अंडरलाइन करना है। जैसे एक लाइन में इसमें 10 शब्द दिए गए हैं तो 10 में से हमने 3 अंडरलाइन कर लिए, छोटे छोटे हल्के हल्के अंडरलाइन कर लिए। अगले में भी हमने छोटे छोटे हल्के हल्के अंडरलाइन कर लिए। तो इस हिसाब से आप अपने सुविधा के अनुसार कर सकते हो। लेकिन ये नहीं है कि हमें पूरी की पूरी कॉपी हमने नीली कर दी। बाकी ऐसे नहीं होता कि आप वहां पे अंडरलाइन नहीं कर सकते हो आराम से, जिस हिसाब से आप अच्छे से उसका आंसर लिख पाओ। तो चलिए आज का जो टेस्ट है आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि जो आपने पूछा वो मैंने आपको बताया है किस प्रकार है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टेस्ट। सबसे पहले जो हमारा व्याकरण का क्वेश्चन है वो सबसे पहले में दिया गया है आपको संधि करनी है, संधि विच्छेद दिया गया है। देव प्लस ऐश्वर्य, देव प्लस ऐश्वर्य क्या का क्या होता है, देवेश्वर्य, देवेश्वर्य। ये हमारे पहले एग्जाम्पल की संधि हो गई। सरस्वती प्लस आराधना, सरस्वती प्लस आराधना का होता है सरस्वत्याराधना, यानी सरस व तया, फिर आगे क्या हो जाएगा राधना। तो ये इसका संधि हो जाएगा। अगला है वधु प्लस ईर्ष्या, वधु प्लस ईर्ष्या की बात करें तो इसका बनता है वधवीर्ष्या, व ध वी, आगे फिर स्या, वधवीर्ष्या। अगला है पो प्लस अक, अगला क्या है पो प्लस अक और इसका क्या बनता है पावक। पो प्लस अक का बनता है पावक यानी अयादि संधि। दू विसर्ग प्लस तर, तो दू का क्या बनता है दू स्तर, विसर्ग का क्या बन गया स, आधा स तो दुस्तर। देव प्लस ऐश्वर्य देवेश्वर्य, सरस्वती प्लस आराधना सरस्वत्याराधना, सरस्वत्याराधना। वधु प्लस ईर्ष्या वधवीर्ष्या, पु प्लस अक पावक, दु विसर्ग प्लस तर दुस्तर। आगे हम बढ़े तो अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, अगले में हमें करना है संधि विच्छेद। इसमें हमें संधि विच्छेद करना है। पहला जो हमें एग्जाम्पल दिया गया है वो दिया गया है प्रथमोध्याय, प्रथमोध्याय यानी प्रथम प्लस अध्याय, और प्रथम के आगे क्या लगेगा विसर्ग, प्रथम विसर्ग प्लस अध्याय, प्रथम प्लस प्रथम विसर्ग प्लस अध्याय तो क्या हो जाएगा प्रथमोध्याय। सछास्त्र, सछास्त्र की बात करें तो सत प्लस शास्त्र, सत प्लस शास्त्र। अगला है अब्ज, अब्ज की बात करें तो अब्ज ये बै है ये पै से बनता है यानी आधा पै होता है तो इसका आ जाएगा अप प्लस जय, अब्ज। उल्लास में क्या होता है उत, उपसर्ग भी मान सकते हैं इसे तो उत प्लस लास, उत प्लस लास। और दुशासन में क्या होता है दु
विसर्ग प्लस शासन। तो दोनों के दोनों क्वेश्चन में आपके 5 से 5 एग्जाम्पल है, वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रथमोध्याय प्रथम विसर्ग प्लस अध्याय, शास्त्र में सत प्लस शास्त्र, अब्ज में अप प्लस में जय, और ये आपके अप उपसर्ग का सबसे अच्छा उदाहरण है। उल्लास में उत प्लस लास, दुशासन में दु विसर्ग शासन। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। जो हमने परसों टेस्ट किया था उसमें हमने जो ये क्वेश्चन किए थे तो उसमें शुद्ध वाक्य वाला किया था, कि वाक्य शुद्धि हमें ढूंढनी थी और शुद्ध वाक्य लिखना था, और आज का जो है वो शब्द शुद्धि है, यानी शुद्ध शब्द लिखनी है। सबसे पहले जो हमें दिया गया है वो दिया गया है अंतराक्ष्य। क्या दिया गया है? अंतर साक्ष्य। तो इसमें हम कैसे लिखेंगे? इसको लिखा जाता है अंतः साक्ष्य। इसको किस प्रकार ऐसे लिखते हैं? अंतः साक्ष्य। ये इसका शुद्ध रूप होता है, ना कि रे आता है ऊपर। अंतर साक्ष्य नहीं होता, ये अंतः विसर्ग साक्ष्य। ठीक है। कोमलांगिनी, कोमलांगिनी की बात करें तो इसमें कोमलांगी होता है, ना कि कोमलांगिनी, यानी ग पे मात्रा नहीं आती। इस पे क्या होता है? इस पे जो लय की मात्रा है वो, ग की जो मात्रा है वो हटा देंगे, तो शुद्ध रूप लिखा जाएगा कोम लांगी, कोम लांगी। ठीक है, यानी न हट जाएगा और ग पर जो मात्रा है वो हट जाएगी। कोम लांगिनी नहीं होता, कोम लांगी होता है, कोम लांगी। अगला है परिशिष्ट। परिशिष्ट में स है, इसमें अशुद्धि है। परिशिष्ट में स है वो आपका दूसरा आता है, कौन सा? परिशिष्ट। इस प्रकार लिखा जाता है, ट नहीं, ये ठ आता है, परिशिष्ट होता है, ना कि ट। तो इसमें एक चीज ध्यान रखना कि कई बार ये हो जाता है कि हम स की शुद्धि को पकड़ लेते हैं, ट हमारा एज इट इज लिख देते हैं, कई बार स रह जाता है और हमें ठ चेंज कर देते हैं, तो इसमें दोनों चेंज होंगे, ध्यान देखना। प्रज्वलित, प्रज्वलित की बात करें तो इसमें जो आपका जय है, प्रज्वलित में जय है वो आपका एक आता है और उज्जवल में दो आते हैं, तो इसमें किस प्रकार शुद्ध शब्द होगा? प्रज्वलित, प्रज्वलित। इसमें जय है वो एक आएगा, इसमें दो दे रखे ना। उज्जवल में है ना कि दोनों वो है जय आते हैं, तो उज्जवल में इस प्रकार मतलब दो जय आते हैं, लेकिन इसमें है आपका एक ही जय आता है। कई कई बार उज्जवल के चक्कर में ये गलत करवा लेते हैं और कई बार इसके चक्कर में हमारा उज्जवल गलत हो जाता है। तो ये चीज आप ध्यान रखना कि प्रज्वलित में एक ही जय आता है, वो भी आधा आता है। तो अंतर साक्ष्य में अंतः साक्ष्य होता है, कोमलांगिनी नहीं होता, कोमलांगी होता है। परिशिष्ट में आपके स और ठ की ध्यान रखना, और प्रज्वलित नहीं होता, प्रज्वलित होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारा शब्द शुद्धि का है। इसमें भी हमारे चार है वो शब्द दिए गए हैं। पहला दिया गया है भर्त्सना। भर्त्सना की बात करें तो इसमें जो तय है वो आधा आता है। तय क्या आता है? आधा आता है, तो इसको इस प्रकार लिखते हैं, भर्त्सना। ठीक है, पूरा नहीं आता, ये ध्यान रखना आपका, आधा आता है, भर्त्सना। अगले की बात करें मध्याह्न। मध्याह्न की बात करें तो इसमें जो आपका जो है वो आधा आता है, ना कि न पूरा आता है, तो इस प्रकार इसमें लिखा जाएगा मैं द्याहन, मध्याह्न। ठीक है, ये ध्यान रखना, न है। अब ये एक बार देखते हैं ना तो ये सही सा लगता है, नहीं, न तो पूरा आता है आधा आता है, और इसी चीज को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, मध्याह्न। ये आपको ज्यादा लिखा हुआ मिलता है, ये हम ज्यादा लिखते हैं, तो ये न है वो है को पूरा करने के लिए इसके पैरों में आ जाता है, तो दोनों चीजें सही है, लेकिन ये गलत है क्योंकि है आधा आएगा, न पूरा आएगा, तो मध्याह्न इस प्रकार लिखा जाता है। अगला आता है मैथिली शरण। मैथिली शरण का बात करें तो ये होता है मैथिली शरण, थ पे भी मात्रा आती है, तो मैथिली शरण, मैथिली शरण इस प्रकार लिखा जाएगा, तो इसमें आपके थ के पर भी मात्रा आएगी। सन्यासी की बात करें तो सन्यासी में दो न आते हैं, या तो एक बिंदी लगाओ ऊपर या फिर दो आधे न लगाओ, सन्यासी इस प्रकार, या फिर सन्यासी आप ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों जो भी आपको सही लगे। जो ये बिंदी है ये सह पे आती है, तो सन्यासी में दोनों आधे न लगा दो या फिर एक बिंदी सह पे लगा दो और न्यासी। तो ये आपके हो गए शब्द शुद्धि, आपके चार और चार यानी आठ हो गए। आठों के आठों एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट थे, आपने आई होप अच्छे से इनको देखा होगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, आता है मुहावरों का वाक्यों में सार्थक प्रयोग कीजिए। सार्थक प्रयोग करने के लिए सबसे पहले तो हमें इसका अर्थ लिखना होता है और फिर इसका वाक्य में प्रयोग करना होता है। सबसे पहले में दिया गया उड़ता तीर लेना।
उड़ता तीर का लेने का मतलब होता है कि अकारण ही मुसीबत मोल लेना, अकारण ही मुसीबतें मोल लेना। सबसे पहले इसका अर्थ लिख दे देते हैं, फिर इसका वाक्य में प्रयोग जो मैंने पहले से ही आपको लिख दिया है। अकारण मुसीबत मोल लेना, मोल लेना यानी उड़ता तीर लेना। जैसे पड़ोसियों के झगड़े में अंशुल को भी पुलिस पकड़ लेगी, उसने बेकार में ही उड़ता तीर ले लिया। यानी पड़ोसियों के झगड़े में अंशुल को पड़ना ही नहीं चाहिए था, उसने अकारण ही मुसीबत को मोल ले लिया। तो पड़ोसियों के झगड़े में अंशुल को भी पुलिस पकड़ के ले गई, उसने बेकार में ही उड़ता तीर ले लिया। अगले पे चलते हैं। अगला दिया हुआ है छाती पर बाल उगाना। छाती पर बाल उग आना का अर्थ होता है समझदार हो जाना। इसका अर्थ क्या होता है? समझदार हो जाना। तो इसका सबसे पहले हम लिखेंगे अर्थ है समझदार होना, समझदार होना, छाती पर बाल उगाना। वाक्य में प्रयोग करेंगे छोटे बेटे की अच्छी बातों से तो बाप को ऐसा लगा कि मानो उसकी छाती पर बाल ही उग आए हैं। यानी छोटे बेटे की जो अच्छी बातें हैं उससे उनके पापा को लगता है कि अब बेटा है वो समझदार होने लग गया या फिर समझदार हो गया है। तो छाती पर बाल उगाने का अर्थ होता है समझदार होना, जो कि वाक्य में प्रयोग हमने कर दिया है। अगला जो क्वेश्चन है वो भी हमारा क्या है? वाक्यों में सार्थक प्रयोग का है। इसमें भी मुहावरों का वाक्य में सार्थक प्रयोग करना है। सबसे पहले में वही मुहावरा दिया गया है, लकीर का फकीर होना। यानी लकीर का फकीर होना यानी कि अपने पुरातन पंथी होना। तो इसका अर्थ हम क्या लिख देंगे? पुरातन पंथी होना, पुरातन पंथी होना, लकीर का फकीर होना। अंतर जातीय विवाह का निर्णय तो नई पीढ़ी के लोग ही कर सकते हैं, बुजुर्ग लोग तो लकीर के फकीर होते हैं। यानी वो अपने जो टाइम की है उन चीजों को वो समझते हैं, उन बातों को मानते हैं, यानी पुरातन पंथी है, पुरातन पंथी है। तो अंतर जातीय विवाह का निर्णय वो नई पीढ़ी के लोग ही कर सकते हैं, बुजुर्ग लोग तो लकीर के फकीर होते हैं, यानी वो पुरातन पंथी है। तो हमने पहले इसका अर्थ देख लिया, फिर वाक्य में प्रयोग कर दिया। एज इट इज ऐसा ही आपको करना है। अगला है चौथ का चांद होना। चौथ का चांद होने का अर्थ क्या होता है? कि किसी के लिए शुभ हो जाना। यानी कोई एक व्यक्ति है वो दूसरे व्यक्ति के लिए शुभ है तो वो उसके लिए क्या है? चौथ का चांद है। तो इसका अर्थ अपन लिखेंगे किसी के लिए शुभ होना, किसी के लिए शुभ होना, चौथ का चांद होना। आपकी बेटी तो आपके लिए चौथ का चांद है, इसके आते ही आपकी पदोन्नति हो गई। यानी आपकी बेटी के आते ही उनका प्रमोशन हो गया तो वो उनके लिए शुभ है। तो चौथ का चांद होना, किसी के लिए शुभ होना। पहले आप अर्थ लिखोगे फिर वाक्य में प्रयोग। अगला है निम्नांकित लोकोक्तियों का भावार्थ लिखिए। तो इसमें है वो सिर्फ हमें भावार्थ बोला है, यानी हमें सिर्फ इसका अर्थ लिखना है, वाक्य में प्रयोग हमें इसका नहीं करना। आंख का अंधा गांठ का पूरा। आंख का अंधा गांठ का पूरा को होता है मूर्ख है किंतु संपन्न है। मूर्ख है लेकिन संपन्न है। मूर्ख किंतु संपन्न, ये होता है आंख का अंधा लेकिन गांठ का पूरा। मन चंगा तो कठौती में गंगा। इसका अर्थ होता है कि मन की पवित्रता ही महत्वपूर्ण होती है। मन चंगा तो कठौती में गंगा, यानी मन की पवित्रता, मन की पवित्रता ही महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है। तो मन चंगा तो कठौते में गंगा। अगला क्वेश्चन 7 और 8 दोनों क्वेश्चन है लोकोक्तियों के है, दोनों में लोकोक्तियों का भावार्थ लिखना है। नए सावन सूखा नए भादो हरा, यानी हर टाइम में हर परिस्थिति में एक जैसा बना रहना। लिख सकते हैं हर परिस्थिति में, हर परिस्थिति में एक सा बना रहना, एक सा बना रहना। ये होता है नए सावन सूखा नए भादो हरा, यानी हर टाइम में एक जैसी स्थिति रहना। अगला है ठोकर लगी पहाड़ की तोड़े घर की सील। ठोकर लगी पहाड़ की तोड़े घर की सील, यानी अपने से बलवान पराये व्यक्ति से अपमानित हो जाते हैं तो जो अपने घर वाले होते हैं या जो अपने स्वजन होते हैं उन पे गुस्सा निकलता है। तो इसका बात यही हो गया कि ठोकर लगी पहाड़ की, यानी जो पराये लोग हैं अपने से बलवान लोग हैं उन्होंने उसको अपमानित किया, लेकिन वो घर जाके अपने लोगों पर है वो अपना गुस्सा है वो निकालता है। तो अपन लिखेंगे अपने से बलवान
अपने से बलवान प्राय व्यक्ति, अपने से बलवान प्राय व्यक्ति से अपमानित होकर, अपमानित होकर सब जनों पर गुस्सा निकालना, सब जनों पर गुस्सा निकालना, निकालना। ये इसका क्या हो गया, भावार्थ हो गया। और इसमें हमें वाक्य में प्रयोग नहीं करना, तो हमने चार तो मुहावरे लिखे जिनका पहले अर्थ लिखा, फिर उनका वाक्य में प्रयोग किया, फिर हमने चार लोकोक्ति लिखी जिनका हमें सिर्फ अर्थ लिखना था। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, 9वें क्वेश्चन पर, और जिसमें हमें पारिभाषिक शब्दावली लिखनी है। सबसे पहले जो हमें दिया गया वो दिया गया अलाउंस। अलाउंस का अर्थ क्या होता है, भत्ता। अलाउंस का अर्थ होता है भत्ता। पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो का अर्थ होता है संविभाग। क्या होता है, संविभाग। पोर्टफोलियो संविभाग, और अलाउंस भत्ता। पोर्टफोलियो संविभाग। यहाँ पर वह जो या जो आपकी क्लास होती है, चाहे आपकी ये लगभग है वो आप 15 से 25 मिनट के बीच में होती है। कभी ये 18 मिनट की होती है, तो कभी ये 24 की होती है। तो ये क्लास है वो आपको इसी क्लास में ये चीजें हैं वो याद करनी है। एक बार आपका 2 से 3 दिन बाद पीडीएफ का रिवीजन कर लो, बाकी है कि आपके कंटेंट भी तैयार होता रहेगा और आपका टाइम भी बचता रहेगा। तो यहाँ पे जितना भी पढ़ो यहीं पर याद कर लिया करो। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित पारिभाषिक शब्दों के समानार्थक हिंदी परिभाषिक लिखिए। पहले में दो दे दिया, अलाउंस भत्ता, पोर्टफोलियो संविभाग। अगला है क्यू वारंटो। क्यू वारंटो की बात करें तो इसका अर्थ होता है अधिकार पर्चा। इसका अर्थ क्या होता है, अधिकार पर्चा, क्यू वारंटो। अगले की बात करें, अगला है कवरिंग लेटर। कवरिंग लेटर होता है आवरण पत्र। आवरण पत्र, कवरिंग लेटर का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि आप के जो आप किसी ऑफिस में हो, किसी भी कार्यालय में हो, तो कोई चीज आती है, कोई चीज का बिल बन के आता है। मान लीजिए आपके एओ ऑफिस से भी आता है, ठीक है, या फिर कोई बिल है जो आपको एओ ऑफिस में जमा करवाना है, तो उसका पहले हम कवरिंग लेटर लेते हैं। बिना कवरिंग लेटर के कार्यालय में कोई भी सरकारी काम है वो नहीं होता। हमेशा उस चीज का कवरिंग लेटर बन के जाता है, किसी चीज का हो, चाहे कोई चीज का बिल बनना हो या फिर कोई ऑफिस ऑर्डर हो या फिर जो भी होता है, तो उसका एक कवरिंग लेटर है वो बन के जाता है। उसमें जानकारी दी जाती है कि हाँ ये चीज है। जैसे किसी का टीए बिल हो गया, ठीक है, तो उसके टीए बिल हो गया, तो उसका पहले जो जो बिल होता है उसके साथ उसका कवरिंग लेटर बन के जाता है कि इतनी अमाउंट है, इस मंथ का है, इस डेट का है, और इस मान्य पर्सन का है। तो ये सारी चीजें और उस व्यक्ति की जो जानकारी होती है ऑफिशियल, वो उसमें बन के जाती है, तो वो बोलते हैं उसे कवरिंग लेटर। ठीक है, ये था हमारा पार्ट ए। अब हमारा आता है पार्ट बी। पार्ट बी में हमने कल है जो आपको टॉपिक यानी जो क्वेश्चन दिया था वो दिया था भाव विस्तार का यानी पलवन का। तो निम्नलिखित कथन का भाव विस्तार कीजिए। शब्द सीमा लगभग 100 शब्द रखनी थी। महान विभूतियां आचार की सुदृढ़ श्रृंखलाओं को तोड़ डालती है। आचार की सुदृढ़ श्रृंखलाओं को तोड़ डालती है, मैंने इसका मीनिंग आपको बताया था। और इसमें महान विभूतियां किस चीज को बताया है, वो किस प्रकार है वो समाज में बदलाव कर पाती है, ये सारी चीजें मैंने कल आपको थोड़ा सा इसका हिंट देके बता दी थी। तो आई होप आपने अच्छे से इसकी प्रैक्टिस की होगी, अच्छा आपने कंटेंट इसमें डाल के है। इनमें से 10 में से आपने कितने 6 नंबर लाने वाला पूरा कंटेंट है लिखा होगा, मैं इतनी होप कर रही हूँ आपसे। तो चलिए अब हम मिलान करते हैं कि आपने है वो किस प्रकार लिखा है। समाज का सामान्य व्यक्ति समाज की संकीर्ण रूढ़ियों बंधनों यानी सूत्र श्रृंखलाओं को तोड़ नहीं पाता। अब जहां पे सूत्र श्रृंखलाएं हैं उसका अर्थ क्या है, रूढ़ियां बंधन। तोड़ नहीं पाता क्योंकि उसमें न तो इतना साहस होता है और न ही समाज उसे बख्शता है। किंतु समाज के महान व्यक्तियों की समाज पर इतनी धाक होती है कि वे रूढ़ियों बंधनों को तोड़ डालते हैं। अब पहले तो ये जो चीज थी, मैंने आपको बताया कि कभी भी कोई कथन दिया हो, कोई लोकोक्ति दी गई हो या फिर किसी व्यक्ति की कही गई कोई लाइन लिखी गई हो, ठीक है, तो उसका पहले हमें है वो अर्थ है वो समझाना होता है, उसका अर्थ लिखना होता है। तो इस चीज का हमने अर्थ लिख दिया 2 से 3 लाइनों में। अब हम उस चीज का एग्जाम्पल देंगे कि जो हमने इसका अर्थ लिखा है, जैसे कि महान व्यक्ति है वो समाज में जो ये रूढ़ियां है इनको तोड़ सकते हैं, तो इनका एग्जाम्पल देंगे कि कौन है वो किस प्रकार जिन्होंने ये तोड़ी है। तो राजा राममोहन राय ने सती प्रथा,
दयानंद सरस्वती जी ने जाति प्रथा, महात्मा गांधी ने हरिजनों द्वार जैसी विकट बुराइयों के विरुद्ध आंदोलन चलाया और जनमानस को प्रभावित किया। अब ये चीज जिसने लिखी है ना, उसका +1 नंबर है वो अपने आप ही बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसने पूरे के पूरा सिस्टम ढंग से इसको लिखा है कि पहले उसका अर्थ लिखा, उस चीज को समझाया कि हाँ इस लाइन में बोला क्या है, फिर उसका एग्जाम्पल भी दिया है कि जो हमने अर्थ समझाया है वो इसलिए सही है क्योंकि हम यहाँ पे एग्जाम्पल भी बता रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला है कि महान व्यक्ति इसलिए महान बने कि उन्होंने इन सुदूर श्रृंखलाओं को तोड़ने के लिए साहस दिखाया, तभी वह महान बन पाए। सामान्य व्यक्ति इस तरह की इस रूढ़ियों को तोड़ने का साहस नहीं दिखा पाता और वह भी अन्य सामान्य व्यक्ति की तरह उन्हीं रूढ़ियों के साथ जीते हुए अपना पूरा जीवन बिता देते हैं। यानी जो साहस नहीं दिखाते उन्हें तो वही है ना कि जीवन काटना होता है, कैसे ही काट ले। महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के लिए गृह त्याग किया और उसके पश्चात समाज में फैली बुराइयों पर कुठाराघात किया और समाज को एक नई दिशा प्रदान की और इसलिए वे संसार के लिए महात्मा हो गए। बात तो सही कही इन्होंने। ऐसा नहीं कि महान व्यक्ति जब ऐसा कार्य करते हैं तब उनका विरोध नहीं होता, लेकिन वह विरोध को झेलने का सामर्थ्य भी रखते हैं। और जब तक इन संकीर्ण रूढ़ियों और बंधनों से समाज को मुक्त नहीं कर देते तब तक वे अपना कार्य जारी रखते हैं। और ऐसे ही लोगों को यह संसार महान विभूतियों की तरह याद रखता है। कभी भी एक चीज याद रखना, महान व्यक्ति होता है वो ये नहीं है कि उसने या तो वो कुछ विशेष लेकर जन्मा है या कुछ नहीं, बस उसमें थोड़ा सा वो है कि उसमें सामर्थ्य होता है कि हाँ वो कर सकता है, वो बुराइयों से लड़ने यानी वो अपनी तरफ जो उठने वाली उंगलियां हैं उनका जवाब देने के लिए होता है। ठीक है, कभी भी किसी चीज से ये नहीं है कि जो महान व्यक्ति है या जिनको महान विभूतियां माना गया है वो पहले से कुछ अलग ही लेकर जन्मे थे। तो इसमें ये चीज बताया गया कि महात्मा बुद्ध ने भी ये नहीं है कि जो महान व्यक्ति थे उनका कभी किसी ने विरोध ही नहीं किया, उनका भी बहुत ज्यादा विरोध हुआ था, उसके बाद ही जब वो खुद को सही साबित कर पाए, जब वो महान है वो बने थे या फिर महात्मा बने थे। तो यही चीज इसमें बोली गई है। वही है कि पहले हमने इसका अर्थ बता दिया, एग्जाम्पल बता दिया, फिर इन चीजों को और अच्छे से डिफाइन कर दिया। एक एग्जाम्पल महात्मा बुद्ध का और हमने दे दिया, तो ये चीज हमारे लिए एक्सप्लेन करने के लिए बहुत अच्छी हो गई। तो अब जैसा ये उत्तर लिखा है इसमें आपको कोई नहीं रोक सकता आपको 6 नंबर पाने से, इसलिए इस प्रकार को आपको लिखना होता है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और जो हमारा अगला जो टेस्ट रहने वाला है उसमें जो आपको आंसर राइटिंग करनी है इस क्वेश्चन की, वो है आपके पार्ट बी का। और पत्र प्रारूप में जिला कलेक्टर जयपुर की ओर से उपखंड अधिकारी कोटपुतली को न्याय आपके द्वार अभियान की प्रगति रिपोर्ट भेजने हेतु अनुस्मारक लिखिए। अनुस्मारक यानी रिमाइंडर लेटर लिखना है। जो जिला कलेक्टर जयपुर है उन्होंने पहले ही उपखंड अधिकारी कोटपुतली को एक जो कार्यालय पत्र है वो लिख चुके हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने प्रगति रिपोर्ट नहीं भेजी है। तो वो क्या अनुस्मारक लिख रहे हो, अनुस्मारक क्या होता है कि उस चीज का रिमाइंडर लगा रहे हैं, उनको याद दिलवा रहे हैं कि आप इसको तुरंत प्रभाव से भेजें। तो ये हो गया आपका अनुस्मारक है। आज हमने क्या किया, भाव विस्तार कर लिया। भाव विस्तार के बाद है हमने आपको कल का जो आप लेटर लिखोगे वो आपको बता दिया। एक चीज याद रखना, जैसे आपने आज आपको जो ये टॉपिक दिया गया है आपको अनुस्मारक का, तो इसको आप लिखोगे तब अच्छे से, मतलब इसकी जो पीछे की आपकी प्रैक्टिस है, सबसे पहले कोई भी चीज हो उसकी एक चीज आप ध्यान रखना कि पहले उसका जो प्रारूप है वो बनाइए। बीच का मैटर आपके पास बहुत है, उस चीज को अच्छे से ध्यान में रखिए, वो प्रारूप बनाइए। वो बनाना सीख गए ना तो फिर आपका अच्छा जो कंटेंट है वो अपने आप ही अच्छा बन जाता है। ये फिर कोई नहीं कहेगा कि आपने है वो अच्छी तरह से नहीं लिखा। अगर आपको प्रारूप भी बनाना आ गया तो अगर आपका जो कंटेंट है वो भी अच्छा नहीं है तो भी आपको 3 से 4 नंबर है वो अच्छे से बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप उस चीज को प्रस्तुत करना है वो अच्छे से सीख गए हो। आई होप आपको समझ में आ गया कि मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश की। आज का जो भी आपका क्वेश्चन था या फिर आपका आपके पेपर में जो भी थी, जो चीज थी वो आप मैंने आपको अच्छे से समझाई है। कोई भी चीज का आपका डाउट रहता है तो आप तुरंत मेरे को इसी क्लास के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए, आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अच्छी लगी तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अब मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।